हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। शब्दों की रचना में वर्णों का प्रमुख स्थान है। वर्णों के ही सार्थक मेल के द्वारा शब्दों का जन्म होता है। जैसे कि ल म क लमक, स्क पुत, क बाल, 3 चित्र हमारे सामने हैं। क्या ये सही शब्द है लमक? पहले चित्र में कमल, दूसरे चित्र में पुस्तक और तीसरे चित्र में बालक सही शब्द है। तो इन चित्रों के नीचे लिखे अव्यवस्थित वर्ण शब्द नहीं हैं, अर्थात जो उल्टे पुल्टे शब्द लिखे गए हैं वो वर्ण नहीं है, किंतु उनको उचित क्रम में लिखने पर क्रमशः कमल, पुस्तक और बालक शब्दों का निर्माण हो रहा है, जो अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अर्थात इनको बोलने से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये ही शब्द हैं। अर्थात वर्णों का ऐसा मेल जिसमें किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्द कहलाता है। चलिए अब बढ़े शब्दों के वर्गीकरण की ओर। तो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले जानेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। पढ़ लेते हैं फिर तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द तत् और सम शब्दांशों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे संस्कृत के शब्द जो बिना कुछ इधर उधर किए वैसे के वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द हैं शत, सर्प, घृत, मात्रा आदि, ये सब तत्सम शब्द हैं। इन्हें हम ऐसे ही संस्कृत में लिखते हैं और ऐसे ही हिंदी में लिखते हैं, तो ये तत्सम शब्द कहलाए। दूसरे तरह के शब्द होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद और भव शब्दांशों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे यानी कि संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। अर्थात ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत शब्द हैं परंतु हिंदी में जिनका रूप बदल दिया गया है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सौ तद्भव शब्द किससे बना है? शत, तत्सम शब्द है। सांप तद्भव शब्द है और सर्प है तत्सम शब्द। घी तद्भव शब्द, घृत तत्सम शब्द। माता तद्भव शब्द है और मात्र जो है वो तद्भव शब्द है। आइए कुछ और तत्सम और तद्भव शब्द जान ले। जैसे पात तत्सम शब्द है, तद्भव हुआ पांव। सूर्य का तद्भव सूरज, गौ का गाय। चंद्र का चांद है तद्भव शब्द, पक्षी का पंछी और धरित्री का तद्भव शब्द है धरती। आगे बढ़ते हैं। कपोत एक तत्सम शब्द है और तद्भव बना कबूतर। अग्नि से आग तद्भव बना, महिषी से भैंस तद्भव शब्द है। अंचल तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है आंचल। गर्दभ का गधा, वधु का बहू, घोटक का घोड़ा। तृण का तद्भव तिनका, पितृ का पिता। अंगुष्ठ का अंगूठा, अक्षी का आंख, काष्ठ का कांट, जिह्वा का जीभ और कर्ण का कान तद्भव शब्द है। और स्वर्ण का सोना है तद्भव शब्द। पत्र का पत्ता, मस्तक का माथा, गुहा का गुफा, सप्त का सांप, पक्व का पक्का, कंटक का कांटा, श्वास का सांस और उल्लू का उल्लू। मुष्टि का तद्भव है मुट्ठी। ऐसे ही रात्रि का तद्भव है रात। मौस्तिक का मोती, दिवस का दिन, वार्ता का बात, अंबा का अंबा, वाष्प का भाप, भ्राता का भाई, हस्ती का हाथी और भ्रमर का भौरा तद्भव शब्द है। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द के बारे में। ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं बल्कि हमारे देश की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से आकर हिंदी साहित्य में प्रयुक्त होने लगे हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चूहा, पेटी, खड़ाऊ, फावड़ा, खलियान आदि, ये है देशज शब्द। अब पढ़ेंगे विदेशी शब्द क्या है।
तो बच्चों, ऐसे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ तुर्की शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे तोप, कुर्ता, कैंची, उर्दू, बंदूकची, तमंचा, ये सब क्या है? तुर्की शब्द हैं। अरबी शब्द आते हैं हिंदी भाषा में, जैसे किताब, औरत, रुखसत, आदमी, कलम, अदालत, फकीर। फारसी शब्द भी आते हैं, जैसे कि हजार, बादाम, गिरफ्तार, खून, जनाजा, लाश, रोशन आदि। कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं हम, जैसे कि गैस, पेट्रोल, रेडियो, बटन, नोटिस, ड्राइवर, मशीन, ये सब अंग्रेजी शब्द है। और पुर्तगाली शब्द भी आते हैं हमारी हिंदी भाषा में, जैसे तौलिया, इस्पात, बाल्टी, अल्पिन आदि। ये सब विदेशी शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। अब अगला नंबर आता है संकर शब्द का। संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं, अर्थात दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का, तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया? टिकट घर, जहां पर टिकट मिलती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले जानेंगे रूढ़ शब्द के विषय में। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के लिए अनेक वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। खंड करने पर इन शब्दों के अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे घोड़ा, घो को अलग कर दिया और आ को अलग कर दिया। एक में ए को अलग कर दिया, क को अलग कर दिया। कमल में जैसे क को अलग किया, म को अलग किया, ल को अलग किया। बताइए, इनका कोई अर्थ है? घो का कोई अर्थ है? रा का कोई अर्थ है? क का कोई अर्थ है? नहीं। जब ये शब्द आपस में मिले तभी शब्द का निर्माण हुआ। अब इन्हें अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये ही शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरे तरह के शब्द होते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मनमोहक, ये मन और मोहक से मिलकर बना है। उपमंत्री, उप मंत्री। सहपाठी, सह और पाठी, 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। ये यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं पर उनका प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जल जमा ज, अर्थात जल से उत्पन्न। जल से अनेक चीजें उत्पन्न होती हैं, परंतु जलज शब्द कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार है चारपाई, यानी कि 4 पैरों वाली। 4 पैरों वाली अनेक चीजें होती हैं, परंतु चारपाई शब्द खाट के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले जानेंगे हम सार्थक शब्द के विषय में। अर्थात जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, कक्षा, रोटी आदि। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए एक एक करके इनके विषय में भी जानें। सबसे पहले जानेंगे एकार्थी शब्द क्या है। अर्थात ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रार्थना, निवेदन, पीड़ा, दर्द, नृत्य, नाच और मृत्यु का मौत, यानी कि इनका एक ही अर्थ होता है। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर है, उसका अर्थ दिशा भी होता है और पीछे आने वाला और जवाब भी होता है। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, सोना भी होता है और गेहूं को भी बोला जाता है धतूरा। तो ये ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल को पंकज भी कहा जाता है, जलज भी कहा जाता है, नीरज भी कहा जाता है। हवा को वायु, पवन और समीर आदि नामों से पुकारा जाता है। ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब पढ़ेंगे हम चौथे नंबर पे आने वाले विलोम शब्द। बच्चों, विलोम शब्द
ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, यानी कि उल्टा अर्थ देते हैं, वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे अच्छा का विलोम बुरा, मित्र का शत्रु, स्वाधीन का पराधीन, ये सब विलोम शब्द हैं। 5वां है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु जिनके अर्थ भिन्न होते हैं, वे सब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अन्न और अनाज, अन्य दूसरा, ग्रह घर होता है और ग्रह नक्षत्र भी होता है। अलग अलग अर्थ हैं लेकिन कई बार हम सुनने में उन्हें एक जैसा समझ लेते हैं। 6ठे नंबर पे आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे हृदय को छू लेने वाला, इतने सारे शब्द ना लिख के इसके लिए एक शब्द लिखा जाएगा हृदय स्पर्शी। जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। ऐसे ही अनेकों शब्द होते हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। अब हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द के विषय में। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी वे किसी अन्य शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भोजन वोजन लिया या नहीं, यह भोजन शब्द का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है परंतु यह इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार पानी वानी, चाय वाय में वाणी तथा वाय निरर्थक शब्द हैं, लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ अक्सर प्रयोग में आते हैं। 4थे नंबर पे जानेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्द क्या है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द में बालक शब्द है, इसका परिवर्तित रूप है बालिका, बालकों, बालक ने, इस तरह इनको लिख सकते हैं। सर्वनाम शब्द में वह शब्द है, इसका परिवर्तित रूप वे भी हो सकता है। विशेषण में शब्द है हरा, परिवर्तित रूप हरी, हरे। क्रिया में शब्द है जैसे जाएगा, इसका परिवर्तित रूप ये भी हो सकता है कि जाएगी, जाएंगे, जाएगी। ये सब विकारी शब्द हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें आने वाले शब्द हैं जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब अविकारी शब्द हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण शब्द है कल, कम, उधर, अधिक, धीरे धीरे। संबंध बोधक शब्द है जैसे कि के साथ, के बिना, के बराबर, के आगे, के अतिरिक्त। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जैसे तथा, परंतु, अथवा, क्योंकि, बल्कि आदि। और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं वाह, अरे, हाय, आह आदि। ये सब अविकारी शब्द हैं, अर्थात क्रिया बदले, संज्ञा बदले, सर्वनाम बदले, कुछ भी बदल जाए लेकिन ये नहीं बदलते। तो बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें सब कुछ विस्तार से जाना, शब्दों का वर्गीकरण, उनकी रचना, उनका अर्थ और उनका प्रयोग। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।